नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। आप सुन रहे हैं संडे मेल। कृपया संडे मेल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। ये कारवां तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मैं आपको एक कहानी लाया हूं, एक ऐसे युवा उद्यमी की जिसने प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद कारपोरेट सेक्टर छोड़कर उन्नाव और कानपुर के बीच एक फैक्ट्री खड़ी की, चर्बी बनाने की फैक्ट्री। कौन सी चर्बी? चर्बी का नाम आपने खूब सुना होगा। कहीं सूअर की चर्बी होती, भैंस की चर्बी, गाय की चर्बी। कानपुर में जो टेनरी वाला इलाका है, जहाँ टेनरियाँ हैं, कानपुर और उन्नाव, बंथर, ये एक इलाका है जहाँ टेनरी काम करती है। टेनरी में चमड़े का उत्पादन होता है, चमड़े की वस्तुएं, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और उस चमड़े के प्रोसेसिंग में जो मलबा बचता है, जो स्लज बचता है, उसे फ्लेसिंग के नाम से वहाँ के लोग जानते हैं। जो भैंस की या गाय की या किसी भी जानवर की चमड़ी का जो मोटा हिस्सा होता है चर्बी का, वो उसे चीर कर, काट कर वहाँ पहले ही निकाल लेते हैं। जो बची खुची चीज़ें होती हैं, जो मिला हुआ चमड़े के, बेकार चमड़े के साथ जो चर्बी मिली रहती है, वो ऐसे ही फेंक दी जाती है। दसियों साल से उन्नाव कानपुर के आसपास इलाके में ये बर्बाद एक वेस्ट के रूप में थी, जो चमड़े का वेस्ट था। इसका इस्तेमाल सड़ता था, पड़ा रहता था, पानी में जाता था, लोग गंगा में फेंक देते थे। कानपुर के नौजवान रणविजय श्रीवास्तव ने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक अनूठी योजना बनाई कि इससे ये पूरा जो फ्लेसिंग है, ये जो पूरा वेस्ट मटेरियल है, इसको वो इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करके इससे टैलो चर्बी का ही नाम है, लेकिन कई तरह की चर्बी होती है सूअर की, इसकी। तो ये जो भैंस से बनने वाली जो चर्बी है, वो टैलो कहलाती है। इस टैलो के साथ, बीफ टैलो कह लें इसको आप, इस टैलो का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में होता है। लुब्रिकेशन के जितने भी प्रोडक्ट हैं, आइटम हैं, लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ये उसका रॉ मटेरियल है चर्बी। साबुन में जो छोटे छोटे इकाइयां हैं साबुन की, उसका खूब इस्तेमाल करती हैं। रणविजय श्रीवास्तव ने जब ये बनाया प्रोजेक्ट, और उसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडस्ट्री और जहां जहां की एनओसी चाहिए, करीब आधा दर्जन विभागों की, ये लेने के बाद रणविजय ने कारखाना शुरू कर दिया स्कॉडिया बायोकेम के नाम से। और उसके बाद 350 टन जो ये बेकार का कचरा पूरे इलाके को बर्बाद करता था, पानी को पलूट करता था, धरती को पलूट करता था, हवा को पलूट करता था, उस कचरे से रणविजय ने एक कारखाना बनाकर टैलो बनाना शुरू कर दिया। उस टैलो से लोकल स्तर पर जो मिलने लगा रॉ मटेरियल, साबुन फैक्ट्रियों को और लुब्रिकेंट फैक्ट्रियों को, साथ ही उसका जो बाई प्रोडक्ट था इस टैलो के साथ, उस बचे हुए उत्पाद को प्रोसेस करके रणविजय ने मुर्गी दाना का बेस तैयार कर दिया। इस मटेरियल को मुर्गी दाना बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। 350 टन रोजाना, करोड़ों रुपए के इस कारोबार को, जो कूड़े के रूप में पड़ा था, रणविजय के इस प्रोजेक्ट ने उस करोड़ों रुपए के कारोबार को सोने में बदल दिया। रणविजय का लॉकडाउन के पहले तक काम धाम भी ठीक ठाक चला। इस लॉकडाउन के पहले ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के कुछ अफसरों की नजर इनके प्रोजेक्ट पर पड़ी। कुछ माफिया वसूली इनसे मांगते ही थे। हर डिपार्टमेंट के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो क्षेत्रीय दफ्तर था, उसके कर्मचारी, उसके गुर्गे तमाम फैक्ट्रियों से रंगदारी लेते हैं। रणविजय भी देते रहे। इसके बाद एक लोकल गुंडे के साथ मिलकर, जो खासकर टेनरी इलाके में, बंथर के इलाके में लोगों से रंगदारी वसूलता है, गुंडाई करता है, उसके साथ मिलकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कुछ लोगों ने इस पूरे मटेरियल को, इस पूरे कारोबार को अपने कब्जे में लेने के लिए रणविजय की फैक्ट्री में ताला डलवा दिया। और उसी गुंडे को, जो फैक्ट्री लूट कांड में कई बार जेल जा चुका, अपराध करने का मतलब आपराधिक प्रवृत्ति का ही वो व्यक्ति है, दलाल है, उनके साथ मिलकर दलाली करता है,
ऐसे आदमी को आगे करके वही प्रोडक्ट बनाने का कारखाना शुरू करा दिया। कारखाना भी नियम के खिलाफ या मानक पूरा न करने वाला। बात यहां तक रहती तो शायद रणविजय श्रीवास्तव जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट, जो नया इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपने कारखाने को चलाता और उत्पादन बढ़ाता, लेकिन उसके कारखाने को तोड़ दिया, बंद करा दिया, धमका रहे हैं और उसको बर्बाद कर दिया, उसकी फैक्ट्री को सील करा दिया। पूरी कहानी में भ्रष्टाचार है, पूरी कहानी में गुंडई है, और पूरी कहानी ये बताती है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी के भीतर लूट का एक संगठित गिरोह चल रहा है। मुख्यमंत्री तक, चीफ सेक्रेटरी तक बातें पहुंचने में बड़ी देर हो जाती है, और जब जांच होती है, जब मुख्यमंत्री तक बात जाती है, तो फिर बुलडोजर चलता है। संडे मेल के जरिए रणविजय की बात हम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। और एक बात बता देते हैं, रणविजय लड़े, जोरदार तरीके से लड़े। रणविजय की कहानी सुनकर आप प्रेरित भी होंगे। रणविजय इस पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ते रहे। उनकी फैक्ट्री खुलने की अब उम्मीद बंधी भी है, हो सकता है खुल जाए। रणविजय को, इस युवा उद्यमी को अफसरों के काकस ने इतना परेशान किया, उसके बाद भी ये आदमी हारा नहीं। लोकायुक्त तक वहां के गांव के लोगों के साथ मिलकर शिकायत हुई, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बेईमान अफसर अजय शर्मा सस्पेंड भी हुआ। उस वक्त जेपीएस राठौर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरपर्सन हुआ करते थे। आज राठौर साहब उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। ये जानकारी उनके संज्ञान में भी हुई होगी, आई होगी। पर्यावरण के जो मंत्री हैं डॉक्टर अरुण सक्सेना, इस पूरे मामले की जानकारी उनके पास भी है। सवाल विभाग का नहीं है, सवाल संवेदना का है कि एक उद्यमी दम तोड़ रहा है, उसका कारखाना रंगदारी मांगने के लिए, फिरौती मांगने के लिए, रूटीन की रिश्वत मांगने के लिए उसके खिलाफ साजिशें करके इस पूरे कारोबार में एक अधिकार जमाने की कोशिश हो रही है। जैसे पुरस्कार दिया जाना चाहिए था, जिसके प्रोजेक्ट को जर्मनी के मिस्टर प्रिंकले आकर खरीदना और समझौता करना चाहते थे, जिसकी एप्रिसिएशन भारत की सरकार कर रही थी, वो फैक्ट्री का मालिक दरबदर है, गुंडे उसके ऊपर हावी है। मुख्यमंत्री जी, संडे मेल आपसे निवेदन करता है कि इस उद्यमी को न्याय अवश्य मिलना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को रणविजय से मिलाता हूं, पूरी बातचीत सुनिए, टिप्पणी करिए और फिर बताइए कि क्या आपके आसपास ऐसा घट नहीं रहा है? क्या ऐसी छोटी छोटी घटनाएं आपके इर्द गिर्द नहीं हैं? हम आज़ादी का 77वां साल मना रहे हैं। काम के क्षेत्र में, रोजमर्रा के काम में भी आज़ादी कैसे दिखे, आज़ादी कैसे महसूस हो, इस पर हम सबको मिलकर काम करना होगा। आइए ले चलता हूं रणविजय के पास। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं संडे मेल। मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के एक नौजवान इंडस्ट्रियलिस्ट, जिन्होंने 2014 में 15 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को सुनकर उनकी प्रेरणा से एक फैक्ट्री की स्थापना कानपुर में की। आप रणविजय श्रीवास्तव जी हैं। रणविजय श्रीवास्तव जी ने कानपुर में एक कारखाना लगाया। टेनरी का जो वेस्ट होता था, जो चमड़े का वेस्ट निकलता है, जिसको फ्लेसिंग कहते हैं, फ्लेसिंग यानी जो चर्बी है, उस चर्बी से इन्होंने टैलो नाम का एक उत्पाद बनाना शुरू किया। ये टैलो नाम का उत्पाद साबुन और जो लुब्रिकेंट्स बनाए जाते हैं, सौंफ और लुब्रिकेंट में काम आने वाला प्रोडक्ट है, इसको बनाने का कारखाना, ये इनकी अपनी दिमाग की उपस्थिति, कैसे ये एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आए और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में इन्होंने बंथर फैक्ट्री एरिया में एक फैक्ट्री खोली। सब कुछ ठीक ठाक था। करीब 350 टन रोजाना जो कचरा फैलता है, उसके कुछ एक हिस्से का काम इन्होंने शुरू किया। लेकिन करोड़ों का यह कारोबार देखकर माफिया की नजर लग गई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तमाम बेईमान अफसरों की नजर लग गई, और साजिशें करके, स्थानीय और लोकल गुंडों का प्रयोग करके, बड़े बड़े माफियाओं का नाम लेकर धमकाकर
इस नौजवान को बर्बाद करने की साजिश शुरू हो गई। 2015 से कुछ दिन तक फैक्ट्री चलाने के बाद जब लॉकडाउन आया तो रणविजय श्रीवास्तव का स्कागिया बायोकेम नाम से एक जो कारखाना था, जो फैक्ट्री थी, लॉकडाउन के दौरान ऐसे ही गुंडों ने उसको लूट लिया। आज मैं पिछले बार आपको मैंने 2 विधायकों के कत्ल की बारे में बताया था। आज मैं रणविजय जी से पूछूंगा कि ये कानपुर में प्रोफेशनल आदमी थे और आपने नौकरी छोड़कर हिंदुस्तान टाइम्स या और बड़े बड़े संस्थानों में काम करने के बाद आपने प्रधानमंत्री के स्पीच को सुनने के बाद मोटिवेट हुए और आपने कारखाना लगाया। कैसे इन लोगों ने आपको बर्बाद करना शुरू किया और क्या फैक्ट्री आपने जो फैक्ट्री लगाई क्या था, क्या बनाते थे, कैसे बनाते थे? नमस्कार, मेरा नाम रणविजय श्रीवास्तव है और मैंने प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर 2015 में एक इनोवेटिव आइडिया लेते हुए एक ऐसे चीज को इस्तेमाल करते हुए फैक्ट्री लगाई जिससे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता था और जिस प्रदूषण को खत्म करने का आइडिया किसी के पास नहीं था। यहाँ तक कि ना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास था, ना ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास था। जब मैंने इसको फैक्ट्री को कहते हैं इसका प्रोजेक्ट तैयार किया, प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद मैंने इसको प्रदूषण नियंत्रण विभाग को दिया। उन्होंने इसको देखते हुए मुझे एक फैक्ट्री लगाने की सहमति की, एनओसी दी। 2015 में एनओसी दी। मैंने 2015 से फैक्ट्री लगाना शुरू किया और 2016 में जाकर मैंने इस फैक्ट्री को लगाकर पूरा कंप्लीट किया, जिसमें मैंने प्रदूषण नियंत्रण यंत्र सारे के सारे लगाए, जिसमें पानी से साफ करने से लेके हर तरीके के लिए ईटीपी से लेके हर चीज की सुविधा उपलब्ध थी। जो नियम था उसके अनुसार मैंने हर चीज लगाई। हर चीज लगाने के बाद फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री लगाने के बाद मुझे कंसर्न दी गई। फैक्ट्री मैंने चलाई, 3 साल मैंने फैक्ट्री चलाई, 16 से 17, 18, 19 और 20। जब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन के समय में क्षेत्रीय एक गुंडा है जिसका नाम आशुतोष सिंह, जिनके पिता का नाम संतोष कुमार सिंह है, जो बंथर गांव के रहने वाले हैं। अच्छा। उन्नाव के। उसने मेरी फैक्ट्री के अंदर लॉकडाउन के टाइम में फैक्ट्री के अंदर घुस के मेरा कम से कम 50 लाख का माल उठा ले गया, डकैती करके उठा ले गया। जब लॉकडाउन खुला और मैं अपनी फैक्ट्री आया तो मुझे पता चला कि ये मटेरियल ये यहाँ उठा ले गया है। हमने इसकी शिकायत उस समय के तात्कालीन एसपी जो रोहन पी करे थे उनसे की। उन्होंने इस पर गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष को निर्देशित किया कि इसकी पूरी तरह जांच की जाए। जांच किया गया तो मेरा सारा का सारा सामान आशुतोष सिंह की जमीन पर इसके गांव में मिल गया। मतलब लॉकडाउन में जो आपकी फैक्ट्री लूट ली उसका माल बरामद, यानी लॉकडाउन में जाने कितने लोगों को नुकसान हुआ होगा इस तरह से लूटा गया। अब जब मिल गया तो इसके ऊपर कहते हैं मुकदमा कायम किया गया। मुकदमे में भी बाद में इसके चार्जशीट लगी और उसके बाद से ये हमसे एक खुन्नस रखने लगा। ये मुझसे रंगदारी मांग रहा था। अच्छा, ये आशुतोष सिंह? हाँ, आशुतोष सिंह मुझसे रंगदारी। इसके बारे में तो कई और दूसरी फैक्ट्रियों में रंगदारी मांगता था। ये कहते हैं ये इसी तरीके का लोकल गुंडा रहा। अच्छा, जब इसके ऊपर चार्जशीट लगी, इसके बाद कहते हैं इसने ये शांत हुआ, इसको मना कर दिया गया कि तुम इंडस्ट्री एरिया में नहीं जाओगे। तब ये फिर इसने एक छोटा सा क्या किया कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग से मिलकर मेरी ही तरह की फैक्ट्री की, पहले मेरी फैक्ट्री की कॉपी की, एनओसी निकलवाई। एनओसी निकलवाकर इसने वहां पर फैक्ट्री लगा ली। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो लोकल थे सब मिले हुए थे, पूरे लोग मिले हुए थे। इन्होंने कहते हैं उस कॉपी को लीक करके इसको एनओसी दे दी गई। जो रंगदारी मांगते थे वो भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाले भी महीना हफ्ता, वो रंगदारी जो ये मांगते थे उसमें कहते हैं ये अपना लोकल जहां जिधर देता था वहां देकर ये अपने आप को बचा के रखता था। अपने आप को 50,000 रुपए आपसे मांग रहा है और उससे 2 लाख रुपए मांग रहा था। 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए रंगदारी मांग रहा था महीने की। फिर इसके बाद इसकी फैक्ट्री ये जब पकड़ गया, इसके माल पकड़ गया, आपका माल उसके यहाँ बरामद हुआ। और ये औंग में भी कोई इसने घटना की थी? अच्छा, इसने क्या किया उसके बाद कहते हैं कुछ 1-1.5 साल बाद उसने क्या किया, इसने थाना औंग जिला फतेहपुर में फैक्ट्री एरिया में एक प्रशासन द्वारा सील की फैक्ट्री को रात में ताला तोड़कर उसमें करीब ये अपना गैंग लेके गया था, 8-10 लोगों को लेकर गया था, जहां पर इसने वहां पर लूट कर रहा था। यही उन्नाव बंथर का आशुतोष सिंह उर्फ आशु यही औंग की फैक्ट्री में लूट रात को ही इसका काम सारा रात को चलता है। मेरी फैक्ट्री में भी इसने रात को ही लूट की थी। और वहां पे भी ये रात को लूट रहा था। फिर इसको पुलिस ने पकड़ा और उसमें ये करीब 1.5 महीना जेल चला गया। हाईकोर्ट से जमानत लेकर ये कहते हैं बाहर आया। बाहर आने के बाद इसे मुझसे खुन्नस रखने लगा। फिर इस खुन्नस में इसने क्या किया, इसने कुछ प्रदूषण अधिकारियों को मिलाते हुए इसने मेरी फैक्ट्री बंद कराने का ठेका दे दिया।
मेरी फैक्ट्री बंद कराने का ठेका दे दिया। जब मेरी फैक्ट्री बल्कि मेरी फैक्ट्री को बंद करने के लिए मुझे जो नोटिस दिए गए थे, पहले होता है क्या है कि रेगुलर बेस पे क्या होता है कि फैक्ट्रियों को की चेकिंग होती है प्रदूषण नियंत्रण विभाग से। उस चेकिंग में एक दो बार मुझे लेटर इशू हुआ था, जिसका मैंने जवाब दिया था, और जवाब देने के बाद उसकी वीडियो वगैरह बना के कि इसको ठीक कर दीजिए आप, मैंने उसका जवाब दिया था। लेकिन जब इसने वहां ठेका दे दिया, तो ठेका लेने के बाद साहब मुझे कहते हैं मेरी फैक्ट्री को बंद करने के लिए उन्हीं कहते हैं लेटरों को जो 2017-18 में इशू हुए थे, और इसका जवाब मुझे 21 से मांगा जा रहा था। कह रहे थे कि आपने इसका जवाब, आपने जो आपको जो नोटिस दिया उन्होंने, हाँ, वो 15 में दिया, वो नोटिस दिया था, एक दिया था मेरे 2017 में, एक दिया था 2019। 17 और 19 में जो नोटिस आपको दिए, हाँ, उनका जवाब आपने उसी समय दे दिया, और उस जवाब से असंतुष्टि बता रहे हैं 22 में, और उसको आप कहते हैं 21 में बता रहे हैं कि हम उस जवाब से असंतुष्ट हैं। मतलब 3 साल 4 साल लग गया उनको बताने में असंतुष्ट है। तो इसका मतलब है कि जो आपके पोल्यूशन कंट्रोल नहीं, उसमें इन्होंने हमसे कहा कि आपने कोई जवाब नहीं दिया है इसका। मैंने जब उसका कहते हैं जवाब के साथ उसका लेटर लगाया, कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया, उसमें मैंने लिख के दिया कि साहब मैं ये इन तारीखों पे मैंने इसका जवाब दिया है, और उसकी कॉपी भी मैंने उनको दी। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि आपका उत्तर जो है पूर्ण नहीं है, अघतन है। अघतन कहकर मेरे को अघतन का मतलब क्या हुआ? अघतन को कहते हैं इनकी कहते हैं एक शब्द अपर्याप्त है। जब साहब मैंने उस समय उत्तर दिया था, उसके बाद 3 साल लग गया इनको पता करने में कि मैं ये उत्तर अपर्याप्त है। इस बीच क्या साजिश हुई, क्यों ऐसा किया इन्होंने? ये इस बीच ऐसा हुआ कि ये आशुतोष सिंह ने जो है अपना जाकर अधिकारियों से मिलने के बाद इसने मेरी फैक्ट्री को बंद कराने की साजिश की, जिसमें इसने जो भी कहते हैं उनको लाभ पहुंचाया हो, ठीक। और उसके बाद मेरी फैक्ट्री को बंद करने की तैयारी करने शुरू हो गई। मैंने जवाब भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी मुझे लेटर थमा दिया कि आपकी फैक्ट्री सील की जाती है। मेरी फैक्ट्री सील कर दी गई। मैं उसमें उन्होंने कहा कि आप अपनी फैक्ट्री में ये पेंटिंग करा दीजिए, ये ठीक करा, छोटी मोटी कमियां ये किया कर। हमने वो फैक्ट्री को कहते हैं उसमें वो छोटी मोटी कमियां थी, वो सारी ठीक करा दी। ठीक कराने के बाद हमने उसका आवेदन कर दिया कि मेरी फैक्ट्री खोल दी जाए। लेकिन मेरी फैक्ट्री फिर भी नहीं खोली गई। खोलने के मेरी फैक्ट्री को ये कहा जाता रहा कि हमेशा कि अच्छा ठीक है, आप अपना उस लेटर का जवाब दीजिए जो आपको 2017 में इशू किया गया था। जब आपको 2015 में एक लेटर इशू किया गया था, उसका जवाब दिए। जब मैं उन सब चीजों का जवाब दे चुका था, तो मैंने फिर से दोबारा वो कॉपी लगा दी कि साहब ये देखिए मैं उसी समय जवाब दे चुका हूँ इसको, और ये रिसीविंग है मेरी, आप ही के विभाग द्वारा रिसीव किया गया है ये सारा, और इसकी रिसीविंग है। सारे लेटरों की रिसीविंग होने के बावजूद भी मुझे बंदी का नोटिस थमा दिया गया और मेरी फैक्ट्री बंद कर दी गई। तो मतलब मैं सामान्य तौर पर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि रणविजय जी से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों ने उन सवालों का जवाब मांगा जो सवाल वो 4 साल 3 साल पहले कर चुके थे। 3 साल बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसर जागते हैं और फिर पूछते हैं कि भाई 3 साल पहले जो हमने आपसे कहा था उसका जवाब क्या है? जवाब आप दे चुके थे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी तक आप मिल चुके थे। आप बार बार कहते हैं कि मेरी फैक्ट्री की जांच कर ली जाए। मैंने अपनी कमियां तब भी ठीक कर दी थी और मेरे पास कमियां अब भी ठीक है। आप जब चाहो तब मेरा मुआयना कर लो। मैं लगातार जब आपने नोटिस दिया उसी वक्त मैंने कमियां ठीक कर ली थी। और जबकि आपका कहना कि कमियां नहीं थी, ये नोटिस साजिशन दी गई। आपने उसके बाद भी उसको स्वीकार किया और उसके बाद भी उसको ठीक कर लिया। ठीक किया। अब आपका कारखाना, आपकी फैक्ट्री नहीं खोली गई। पूरी कहानी रणविजय श्रीवास्तव की ये है कि इनकी फैक्ट्री अभी भी बंद है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी, बोर्ड के चेयरमैन, सब तक गुहार लगाने के बाद, जैसा रणविजय आपने मुझे बताया कि आपने पर्यावरण मंत्री के साथ भी निवेदन किया। हम कहते हैं मैं इसके लिए पर्यावरण के जो मंत्री हैं हमारे अरुण कुमार सक्सेना जी, मैं उनके पास भी गया, माननीय मंत्री जी से मिला। माननीय मंत्री जी ने उस समय के तत्कालीन सदस्य सचिव जो थे अजय कुमार शर्मा, उनको फोन किया। अजय कुमार शर्मा को हमने फोन किया। जब मैं अजय कुमार शर्मा के पास मिलने गया तो उन्होंने मुझे मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा। फिर मैं दोबारा आया, दोबारा मैंने अरुण कुमार सक्सेना माननीय मंत्री जी को बताया कि साहब ऐसी बात है। उन्होंने फिर दोबारा फोन किया, मैं दोबारा गया। दोबारा जब मैं मिलने गया फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने फोन किया कि शर्मा जी आप इनकी फैक्ट्री को खोल दीजिए। तो मैं उसके बाद फिर दोबारा कहते हैं अजय कुमार शर्मा जी के पास गया। अजय कुमार शर्मा जी ने फिर से कहा मुझसे कि ऐसा जाइए नीचे के अधिकारियों से बोलिए कि आपकी रिपोर्ट भेजें। जब मैं नीचे के अधिकारियों के पास गया तो नीचे के अधिकारी कहते हैं कि अजय कुमार शर्मा जी जो कहते हैं हमारे एमएस है, उनसे कहिए कि रिपोर्ट मांगे। जब वो रिपोर्ट मांगेंगे तब हम भेजेंगे। मेंबर सेक्रेटरी कहता है वो रिपोर्ट भेजें। और नीचे के अफसर कहते हैं वो मांगे। आपको दौड़ाते रहे।
इस बीच फिर मैं कहते हैं सक्सेना जी के पास गया, मैंने उनको बताई सारी बात, फिर उन्होंने फोन किया, फिर मेरे साथ यही सिलसिला चलता मतलब रहा। 3 बार आप मंत्री से भी मिले? 3 बार मैं मंत्री आप से फिर मिला। सेक्रेटरी से मिले, हाँ, सेक्रेटरी ने मिलने से इनकार कर दिया, यही काम आपका चलता चलता रहा रहा। और आज की तारीख में आपका कारखाना बंद है। किया। इस बीच आपने एक बात और बताई थी कि ये जो आशुतोष सिंह आंसू है, इसने कोई फैक्ट्री खोल ली है हाँ। और अपना प्रदूषण जो निकलता है हाँ। वो सारा का सारा स्लज गंगा में डायरेक्ट गंगा आ रहा है। ये क्या है मसला? देखिए, ये क्या हुआ कि कहते हैं जब कहते हैं आशुतोष सिंह को कहते हैं मेरे ही प्रोजेक्ट की कॉपी दे दी गई, और कॉपी देने के बाद इसने आवेदन किया, इसकी कहते हैं इसको जो वही आवेदन, प्रोजेक्ट जो आपको कोई फॉरेन की कोई संस्था हाँ, आपको ऑफर कर रही थी? हाँ, यहाँ तक कि आपको बताऊं कि जब मैंने इस प्रोजेक्ट को लगाया और जब मैंने इस प्रदूषण को खत्म करने का प्रोजेक्ट कहते हैं लगा लिया और शुरू कर दिया, तो हमारे हमारे ही भारत सरकार के कहते हैं इंडियन कोऑर्डिनेटर हैं यूनिडो के, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेटर थे उस समय, मिस्टर विश्वनाथन। अच्छा। वो मुझसे मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि ये पहली बार कोई व्यक्ति है जिसने इंडिया के अंदर इस तरीके के प्रदूषण को खत्म करने का जिम्मा उठाया है, अन्यथा आज तक किसी के पास इसकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जब मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा मैं आपका प्रोजेक्ट देखना चाहता हूं, मैंने उनको पूरा प्रोजेक्ट दिखाया अपना। उन्होंने देखने के बाद उसके कहते हैं उन्होंने यूनिडो में इस चीज को बताया। यूनिडो से मिस्टर प्रिंकले जर्मनी से मुझसे मिलने आए। उन्होंने यहाँ CLRI कहते हैं ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ लेदर टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर कहते हैं उन्नाव में बना है, वहां पर मीटिंग भी हुई। वहां के अध्यक्ष भी थे, मिस्टर प्रिंकले भी जर्मनी से आए थे मिलने, मिस्टर विश्वनाथन भी थे। इन सब के साथ मेरी मीटिंग हुई, फोटो वोटो भी खींची पूरी। ठीक है। उसके बाद कहते हैं उन्होंने मुझे इसके लिए अप्रिशिएट भी किया, और यहां तक कि मुझसे कहा कि कहते हैं हम इसके लिए आपको कहते हैं सरकारी अनुदान दिलाएंगे, जो कि आपको कभी वापस भी नहीं करना है। तो रविजय, जिस फैक्ट्री के लिए आपकी सराहना जर्मनी के मिस्टर प्रिंकले ने की, हाँ। भारत सरकार के अन्य संगठनों ने किया, हाँ। और रविजय उस प्रदूषण को भी खत्म कर रहे थे, उसका जो टेलो यानी जो चर्बी एनिमल फैट बना रहे थे रविजय, उस फैट से जो साबुन इंडस्ट्री है, जो लुब्रिकेंट इंडस्ट्री है, उसको रॉ मटेरियल कानपुर में ही मिल जा रहा था, सस्ता मिल जा रहा था। और सस्ता मिल जाने से साबुन और जितने भी लुब्रिकेंट हैं, इनके उत्पादन की कीमत घट रही थी, रोजगार मिल रहा था। लेकिन इस नौजवान की फैक्ट्री को, रणविजय श्रीवास्तव की फैक्ट्री को, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लोगों ने और वहां के स्थानीय गुंडे ने मिलकर एक साजिश रचकर एक पूरे गैंग ने इनको बंद करा। अब मैं रणविजय जी से यह जानना चाहता हूं कि रोजाना ये कितने टन, कितने करोड़ के आसपास का ये कारोबार है जिस पर ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बेईमान अफसर और ये लोकल गुंडे मिलकर कब्जा कर लेना चाहते हैं? ये करीब रोज का जो टेनरियों का फ्लैशिंग का उत्पादन है, ये करीब 350 टन के करीब है। मैंने अभी जो शुरू किया था प्रोजेक्ट, उसमें मैं सिर्फ इसका कुछ अंश ही इस्तेमाल करके उसका निस्तारण कर रहा था, और उसके द्वारा एक उत्पाद टेलो बना रहा था। और मेरा जो बाय प्रोडक्ट था, जो कि वेस्ट था, उससे मुर्गी दाना बनाया जा रहा था। वो मुर्गी दाना बनाने वाली फैक्ट्रियों का रॉ मटेरियल था। मतलब ये कि जो फ्लैशिंग है, हाँ। जो अभी तक 10 साल से 20 साल से ऐसे ही जमीन में फेंक दी जाती थी, जिसको कभी कौवा चिड़िया लेकर लोगों घरों गिराते थे, वहीं सड़ता था, वहीं गंगा में चला जाता था। वही गंदगी जो तमाम केमिकल वाली, क्रोमियम वाली, ये सब जमीन में चली जाती थी। उस वेस्ट से आपने 2 प्रोडक्ट बनाए, एक टेलो और एक दूसरा मुर्गी का दाना, यानी जो कूड़ा था, एक तरह से जो मांस का कूड़ा था, उसको आपने सदुपयोग लाना उपयोग करना शुरू। फिर उसके बाद जब कहते हैं प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा कहते हैं मेरा फैक्ट्री बंद कर दी गई। बंद करने के बाद आशुतोष सिंह ने कहते हैं इस फैक्ट्री को पंथर के CPT है, सेंट्रल पोल्यूशन कहते हैं सेंट्रल पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट है, कंबाइंड पोल्यूशन ट्रीटमेंट, कॉमन ट्रीटमेंट कहते हैं ट्रीटमेंट प्लांट है, पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट है। उस कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट में टेनरियों का पानी जाता है, गंदा पानी, और उसमें ट्रीट होने के बाद उस पानी को एक नाले के द्वारा गंगा जी में निकाल दिया जाता है। तो आशुतोष सिंह ने ये पूरी फैक्ट्री, वो जो नाला, जो ट्रीटमेंट प्लांट का पानी जो साफ होकर गंगा जी में जा रहा है, उस नाले के पास फैक्ट्री लगा ली। अच्छा। और फैक्ट्री लगाने के बाद इसने इनके द्वारा अपनी फैक्ट्री के अंदर ना कोई ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया, फैक्ट्री भी अनाधिकृत और अवैध रूप से। उसके लिए गांव वालों द्वारा कई बार शिकायत की गई। शिकायत के बावजूद भी अधिकारियों ने, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने कहते हैं उस समय 2022 में जो कहते हैं सर्वा अधिकारी थे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, उन्होंने इसको दरकिनार करते हुए, इस पूरी कंप्लेन को दरकिनार करते हुए इस व्यक्ति को वहां पर NOC दे दी, और वो उसने बिल्कुल एकदम नाले के किनारे जो गंगा जी में पानी जा रहा है उसी के पास फैक्ट्री लगा। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, संडे मेल के दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि
परेशान और हताश हो चुके रणविजय श्रीवास्तव और इनके जैसे जाने कितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बुलाना है, कारखाने खोलने हैं, फैक्ट्रियां खोलनी है। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो अधिकारी जिस तरह से लोगों को परेशान करते हैं, जिसके बारे में ये बता रहे हैं आशुतोष सिंह आसू, ये ट्रीटेड पानी के बगल में अपनी फैक्ट्री लगाकर टैंकर से उसमें अपना सारी गंदगी डाल देता है लाखों रुपए का बचत करने के लिए, और करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा देता है। उस वजह फिर उसके बाद ये जो 350 टन का रोज का काम है, इस पर ये कब्जा करना चाहता है। इस पर और कहते हैं इस पूरे 350 टन पे यही एक अकेला व्यक्ति नहीं है जो इस तरीके से प्रदूषण फैला रहा है। गंदगी पूरी नाले में, कहते हैं उस नाले में डाल रहा है जो सीधा गंगा जी में जा रहा है। इस तरीके का एक व्यक्ति और है जिसका नाम हाजी नसीम है, जिसकी फैक्ट्री का नाम HN एंटरप्राइजेस है। अच्छा, ये भी, इसके पास भी कहते हैं इसने जो एनओसी ले रखी है वो तो केवल एक छोटी सी एनओसी दिखाने के लिए, हाथी के दांत हैं। लेकिन जो कहते हैं जो असली कहते हैं इसने जो कारखाना लगा रखा है उसका कई गुना बड़ा कारखाना लगा रखा है। जितने की एनओसी है उससे कम से कम 100 गुना बड़ा कारखाना लगा रखा है जितने की इसकी एनओसी है। और सारा पानी, ये ट्रीटमेंट का सारा पानी लाकर ये भी जेल रोड का नाला है उसमें डाके गिराता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसर अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो उनको ये जांच करनी चाहिए। जो आरोप जो रणविजय श्रीवास्तव जो बात अपनी कह रहे हैं, ज्वाइंट इंस्पेक्शन इनको करना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों की बेईमानी को किससे एनजीटी तक पहुंचे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यप्रणाली को लेकर एनजीटी कितनी बार नाराजगी दर्ज करा चुका है, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली अभी सुधर नहीं रही है। रणविजय जैसे नौजवान इंडस्ट्रियलिस्ट जो कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ उनको बर्बाद करने के लिए पूरा सिस्टम मिलकर एक 350 टन रोजाना जो फ्लैशिंग निकल रही है, जिससे टेलो बनाया जा सकता है, जिससे साबुन इंडस्ट्री और लुब्रिकेशन इंडस्ट्री को कच्चा माल लोकल लेवल पर देकर, सस्ते में देकर कीमतें कम की जा सकती हैं, स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। उस पर माफिया किस तरह से काबिज हो रहा है, रणविजय की कहानी सुनकर आपको लगेगा। मैं रणविजय आपसे पूछूंगा कि ये जो 350 टन का रोज का कारोबार है, कितने करोड़ रुपए का? ये करीब करीब रोज का जो कारोबार है ये करीब करीब 350 करोड़ के 350 टन से जो तेल निकलता है ये करीब हो जाता है करीब 35-40 टन के आसपास तेल हो जाता है। अच्छा। और जिसकी कीमत करीब करीब गिरी से 35-40 टन के आसपास है, जिसकी कीमत करीब करीब 35 लाख रुपए होती है। 30-35 लाख रुपए रोज पर डे का तेल। तो ये 30-35 लाख रुपए का जो कारोबार है, इस पर ये आधिपत्य करना चाहते। आप पहले आदमी थे जिसने कारखाना लगाया, जिसने प्रोजेक्ट लगाया। आपको बेदखल कर दिया, आपकी फैक्ट्री तोड़ दी, आपकी फैक्ट्री सील कर दी। आप लगातार कागज दे रहे हैं कि फैक्ट्री खोल दी जाए, लेकिन नहीं खोली गई। सत्ता के जो शीर्ष लोग बैठे थे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, वो लोकल गुंडे और क्षेत्रीय प्रदूषण का जो दफ्तर है उसके तमाम सारे बेईमान लोग मिलकर आपका कारखाना बंद करा चुके हैं। एक अवैध कारखाना वहां शुरू करा दिया है। इन लोगों की जो फैक्ट्रियों के लाइसेंस हैं भी वो कम जगह पर हैं, लेकिन फैले ज्यादा। फैक्ट्री का लाइसेंस जो है, फैक्ट्री का लाइसेंस केवल 1 बीघे पे लिया गया और फैक्ट्री लगाई गई है 5-5 बीघे पे, 5-5 बीघे पे लगाई गई है और बड़ी फैक्ट्री लगाई गई है कहते हैं। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इनकी फैक्ट्री में जिस हिसाब से कहते हैं फ्लैशिंग कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल होनी चाहिए, उसका 10 नहीं, उसका 50 100 गुना ज्यादा माल, मतलब मानक के अनुपात स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से वो फैक्ट्री भी नहीं चला रहे, प्रदूषण भी कर रहे हैं, और आपके इस इनोवेटिव आइडिया को वहीं पर कुचल के खत्म कर दिया गया। इनके द्वारा जो भी प्रदूषण कहते हैं ना, इनके साथ द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ये सारा का सारा जो अपने यहाँ से चर्बी निकालने के बाद जो सारा गंदा बचता है उसको टैंकरों के माध्यम से खींचकर ले जाकर उस नाले में डाल रहे हैं जो सीधा गंगा जी में जा रहा है। उसके वीडियो आपके पास? उसका वीडियो में। ये जो माफिया मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कौन धमकाता था? ये आशु सिंह के साथ एक इन्हीं के गैंग में जुड़ा हुआ सलीम अख्तर अंसारी है। सलीम अख्तर अंसारी ये अपने आप को मऊ के जो अंसारी हैं उनका अपना कथित रिश्तेदार बताता है। मुख्तार अंसारी के कथित रिश्तेदार बताता है अपने आप को। अच्छा। और उनके नाम पर गुंडई करता है। जब से कहते हैं सरकार बदली और अंसारी साहब के साथ वो होना चाहिए, तब से इन्होंने अपना अंसारी हटा दिया। अच्छा। लेकिन ये पैन कार्ड वगैरह पुराने सब में ये अपना अंसारी नाम वही भोकाल मेंटेन कर। और आज भी अगर कोई होता है, कोई भी अगर आशु सिंह और इसके ऊपर, इनके गैंग के ऊपर अगर कहते हैं आवाज उठाने की कोशिश करता है, तो ये सलीम अख्तर अंसारी जो है ये उसको जाके गुंडई करता है, धमकाता है। आप लोगों को भी साथ ही किया। इसने कहते हैं हमको यहाँ तक की कहते इसने यहाँ तक जो यहाँ की जो कई सारी यूपी साइड की जमीन है वो बंथर में, उस पर कब्जा कर रखा है। वो
सारी जमीनें जो हैं, सारी की सारी जमीनें जो हैं वो यूपीएसआईडीसी के नाम पे खतौनी में दर्ज हैं, हाँ, पर उन पर ये कब्जा बनाए बैठा हुआ है। मतलब जमीन का मालिक यूपीएसआईडीसी है और ये मुख्तार और बाकी लोगों का नाम लेकर ये पुलिस को मिलाकर और मुख्तार अंसारी का नाम लेकर उनके साथ गुंडाई करता है। यही गुंडाई इसने मेरे साथ भी की। मेरी जमीन को भी इसने यही बताया कि ये कहते हैं मेरी जमीन है। अच्छा। बाद में 2022 में हमें पता चला कि जब हमने इसकी कहते हैं खतौनी निकलवाई तो पता चला ये तो यूपीएसआईडीसी की जमीन है, जिस पर मैंने यूपीएसआईडीसी में आवेदन कर दिया। अच्छा, मतलब कितने दिन तक ये किराया आपसे वसूलता रहा? किराया वसूलता रहा ये। और आप कहते हैं इसने यहाँ तक कि रात को मेरी फैक्ट्री के अंदर जो कहते हैं इसी साल अप्रैल में 16 अप्रैल की रात को इसने मेरी फैक्ट्री के अंदर आशु सिंह और कुछ लोगों के साथ मिलकर गांव के मेरी फैक्ट्री के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। अच्छा। जिस पर मैंने मुकदमा कायम करवाया है। मतलब पुलिस में एफआईआर आपने दर्ज कराया? हाँ, उसकी जांच चल रही है? उसकी जांच चल रही है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो आपने निस्तारण शुरू किया, इससे सरकार को कुछ फायदा नहीं हुआ? हाँ, सरकार को बहुत अच्छा राजस्व हमने देना शुरू किया। सरकार को राजस्व मिलना शुरू हुआ, रोजगार सृजन शुरू हुए, हमने कहते जीएसटी भरा, हम टैक्स दे रहे हैं। इससे कहते हैं सरकार की आमदनी भी बढ़ रही थी। एक कूड़ा जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था वो सब कहते हैं एक सोने के रूप में बन गया था, जिससे हम सरकार को कहते हैं सरकार की एक आमदनी और लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। तो आपको उम्मीद है कि जो कूड़ा से सोना बनाने वाला जो कारखाना आपने शुरू किया, हाँ, जो जनता के हित में भी था, हाँ, आपके व्यक्तिगत हित में भी था और सरकार के लिए भी हित में था, हाँ, तो आप नए मेंबर सेक्रेटरी से मिले कि नहीं? हाँ, हम नए मेंबर सेक्रेटरी जो है संजीव कुमार सिंह जो है उनसे हम मिले। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बात की और उन्होंने यहाँ तक कहा कि श्रीवास्तव जी आप परेशान मत होइए, मैं इसको अपने स्तर से देखता हूँ। और उन्होंने देखा और आदेश भी किया, उसी दिन आदेश किया, अगले दिन आदेश 9 आ गया तुरंत। तो अभी आपको कुछ उम्मीद बंधी है कि हाँ, जो ये माफिया का तंत्र है, हाँ, उस माफिया तंत्र से ये मेंबर सेक्रेटरी कुछ बचे हुए? हाँ,